एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की सेशन में पार्लियामेंट का लास्ट सेशन हम कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट पूरा डिस्कस कर लिया है। अब ये बिल्कुल लास्ट पड़ाव उसका है कि पार्लियामेंट के अंदर मोशंस कौन कौन से होते हैं। ये तो बहुत सारे मोशन होते हैं, कट मोशन, गिलोटिन मोशन। तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो कर रहे हैं। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, थैंक यू मोशन, ये सब मोशंस हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, और फिर कुछ और बातें देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर वैकेशन कैसे आती है नई सीटों की, इन बातों पे डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक तो करंट अफेयर रफ्तार के बारे में बता दूं, बहुत रफ्तार से मैं आपको बता रही हूँ। ये जनवरी से लेकर जून 2023 तक की जितनी भी हेडलाइंस है इंपॉर्टेंट, ये सारी कैटेगरी उसके अंदर इंक्लूड की जा रही है जो आप बोर्ड पे देख रहे हो। इन सभी की हेडलाइंस आपको एक जगह कंपाइल्ड वे में मिल जाएगी। परचम क्लासेस पे लॉन्च हो चुकी है ये बुक, आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, एसएससी जीए का कोर्स चल रहा है हमारा, ये आप लोगों को पता ही है। इसके अंदर अपडेशंस होती रहती हैं। पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की है, सारे सब्जेक्ट्स जीके के इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके बाय रिचा मैम। ठीक है, एक एसएससी इकोनॉमी जिसके अंदर इकोनॉमी जिसको जीरो से करनी है कर सकते हो। पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक की पॉलिटी आप लोगों को कवर करवाई जा रही है। ठीक है, और ऑलरेडी प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड चल रहे हैं, आपको कोई कोड नहीं लगाना है, ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंट में चल रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो मोशन होता क्या है। सरकार में यानी संसद में कोई भी अगर बात लेके आनी है, पेश करनी है, तो बिल के माध्यम से हम लेके आते हैं, बिल के तरीके से हम लेके आते हैं। अब वो हाँ है ना है क्या है, उसके ऊपर बातचीत अगर करनी है तो उस बातचीत करने को मोशन कहते हैं, जो आप वोटिंग करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने को क्या करना है कि संसद के अंदर फैन कौन सा लगेगा, सीलिंग फैन कौन सा लगेगा, हिताची का लगाएं, फिलिप्स का लगाएं, किसका लगाएं। तो अब इसके ऊपर बिल बहस होगी। अब बहस होने के बाद जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग को हम मोशन कह रहे हैं। वोटिंग पास हो जाए तो मोशन पास हो गया, वोटिंग फेल हो जाए यानी पर्याप्त वोट्स नहीं मिल रहे तो मोशन फेल हो गया। तो किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन करने के बाद एक मतलब डिस्कशन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, जिसको मोशन कहा जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से मोशन होते हैं वो देखिए। सबसे पहले है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, जब कोई मिनिस्टर, जब कोई मंत्री, अब मिनिस्टर कौन है आप समझ रहे हो ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्रियों की मैं बात कर रही हूँ। जब कोई मंत्री अपने विशेष अधिकारों का मिसयूज करता है, ठीक है, उसको ब्रीच करता है, क्या कर रहा है, कुछ गलत फैक्ट्स पेश कर रहा है जानबूझ के, या कुछ फैक्ट्स छुपा रहा है, यानी अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहा है, तब ऑपोजिशन पार्टी वाले क्या करेंगे, ऐसा कहेंगे कि हम तो प्रिविलेज मोशन लाएंगे इस मंत्री के खिलाफ, ताकि उस मंत्री की निंदा हो, ताकि उस मंत्री का सेंश्योर हो। सेंश्योर का मतलब उसकी निंदा हो, उसकी उसको डांट पड़े, उसको फटकार पड़े कि आपने कैसे कर दिया। तो ये क्या होता है, ये प्रिविलेज मोशन होता है। क्या होता है, प्रिविलेज मोशन होता है। ठीक है, समझ गए। तो इट्स पर्पज इज टू सेंश्योर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। निंदा करना होता है सेंश्योर का मतलब, उस पर्टिकुलर मंत्री का सेंश्योर लाते हैं, यानी उसकी निंदा करते हैं, उसको डांटते हैं कि आपने ये कैसे कर दिया। दूसरा होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, मान लीजिए कोई बात चल रही है, कोई बात चल रही है, ऑलरेडी कोई बिल चल रहा है। अब ऐसा हो गया कि कोई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का बिल है, कोई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, भाई अभी बात करनी पड़ेगी, कोरोना फैल गया, कोरोना पे अभी बात करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं या जितने भी सांसद हैं, एमपीज हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। कॉलिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, उनका ध्यान आकर्षित करें कि एक बार जो बात कर रहे हो उसको रख दो साइड में, पहले हमारी बात को देख लीजिए आप। दिस इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये क्या होता है, पार्लियामेंट में किसी भी मिनिस्टर का जो अटेंशन है किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की तरफ खींच के लाना, दिस इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। 1954 से एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, और जैसे 0R जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, इट इज मेंशन्ड इन रूल ऑफ प्रोसीजर, इसको रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन। देखो मैंने आपको एडजर्नमेंट बताया था, एडजर्नमेंट सीने डाई बताया था। एडजर्नमेंट सीने डाई क्या बताया था, जब एक फिक्स्ड, सीने डाई का मतलब होता है कोई नेक्स्ट डेट नहीं बताई है आपने कि हम कब मिल रहे हैं, दैट इज अनिश्चित समय, मतलब फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमें नहीं पता, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए हमने कोई मीटिंग पोस्टपोन कर दी, दैट इज एडजर्नमेंट सीने डाई। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप अगली डेट बता देते हो कि इस दिन हम मिलेंगे, दैट इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, अब ये समझिए। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है,
ठीक है, जब 50 मेंबर का सपोर्ट मिल जाए इस मोशन को, किसी बात को, भाई मुझे लग रहा है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बाकियों को वो बात इंपॉर्टेंट लगी ना रही हो। मान लीजिए कोई बात मैं चाहती हूँ कि एक बार बाकी बात बंद करके मेरी बात सुन ली जाए और इस मैटर पे बात की जाए, तो आपको 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब 50 लोग सपोर्ट कर दे कि सच में ये मैटर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो आपकी बात नॉर्मल बिजनेस को हटा के आपकी बात आके लेके जाएगी। कॉलिंग अटेंशन में कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था, इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। तो ये होता है एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है और ये राज्यसभा में नहीं होता, ये सिर्फ लोकसभा में होता है एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, लेकिन आपका जो मैटर है उसकी ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या? आपका जो मैटर है वो डेफिनेट और फैक्चुअल और सच में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसे कोई बकवास सी बात नहीं कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है, मेरा पेंसिल चोरी हो गया है, इस तरीके की बात नहीं। जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात होनी चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल बात हो, दम होना चाहिए बात में। दूसरा, ये एक इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर। आपकी बात में एक ही बात होनी चाहिए, ऐसे नहीं मुद्दे के अंदर मुद्दे, मुद्दे के अंदर मुद्दे, फिर वो बात छोड़ के जो चल रही थी तुम्हारी ही बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक मैटर जो अभी रिसेंट अकरेंस है उस मैटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये कोई अलग ही हटके ही बात होनी चाहिए। ठीक है, अलग ही हटके बात होनी चाहिए। उसके बाद ये कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, भाई इस मंत्री ने ये कर दिया, शिकायत वाली बात नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर जो सेशन में डिस्कस हो चुका, आप फिर से किसी और बात की तरफ फिर से एडजर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते हो। ठीक है, इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एजुडिकेशन बाय कोर्ट। आप किसी ऐसे मैटर को बीच में नहीं ला सकते हो जो ऑलरेडी किसी कोर्ट की एजुडिकेशन में चल रहा है। ये कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, ठीक है, किसी दूसरे मोशन को लेके। तो इस तरीके से कुछ शर्तें हैं एडजर्नमेंट मोशन के अंदर बात को उठाने का। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी केवल लोकसभा में आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और नई सरकार आएगी। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, आर्टिकल 75 के अंदर क्या बताया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पूरी लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये शब्द मैंने आपको पहले भी बताया, लोकसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूरा मंत्री परिषद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आर्टिकल 75 ये कहता है। ठीक है, और ये मंत्री कब तक मंत्री रहेंगे, जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, लोकसभा के अंदर 273 प्लस वोट्स हैं, 273 प्लस वोट्स हैं, जब तक इनके पास ये वोट्स हैं सरकार के पास, इनके पास कॉन्फिडेंस है। जब ये सीट्स कम हो जाती है, जब लोगों का इनमें से विश्वास हट जाता है और वोट्स जो है इनके अगेंस्ट जाने की उम्मीद है, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टी ले आएगी कि हमें नहीं लगता अब इस सरकार में विश्वास है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। अब फिर से सरकार को कहा जाएगा कि प्रूव करो तुम्हारे साथ 273 प्लस लोग हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। ठीक है, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके मंत्रालय को हटाया जा सकता है। इस मोशन को भी कम से कम 50 मेंबर के सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंश्योर मोशन, इन दोनों में फर्क क्या है वो बताऊंगी, पर पहले आप ये समझिए कि किस किस तरीके से ऐसे पता लग सकता है कि अब ये पर्टिकुलर समय है कि हो सकता है इनके पास 273 वोट्स ना मिले। कब आपको पता लगेगा, हिंट कब मिलेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, ऑपोजिशन को कब पता लगेगा? पहली बात जो प्रेसिडेंट इनॉग्रल एड्रेस देते हैं मोशन ऑफ थैंक्स का, इनॉग्रेशन कर रहे हैं किसी सेशन का, मान लीजिए वो मोशन ऑफ थैंक्स का सेशन ही पास ना हो, वो मोशन ही पास ना हो। जैसे कि होता क्या है, सब लोग बैठे हैं, नई मीटिंग शुरू हो रही है, राष्ट्रपति आए, मोशन ऑफ थैंक्स, सबका वेलकम किया कि आप लोग आए, अब देश की अंदर कानून बनेंगे, हमें देश की इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, एकता का ध्यान रखना है, ये बातें चल रही हैं। अब फिर उसको वोटिंग पे छोड़ दिया जाता है कि हाँ हम इस सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं। मान लीजिए वो मोशन ऑफ थैंक्स ही फेल हो जाए, मतलब सरकार में यकीन नहीं है, नो कॉन्फिडेंस का वक्त आ गया है। ठीक है, दूसरा, अगर मनी बिल रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मनी बिल एक मंत्री ही इंट्रोड्यूस कर रहा है और आप मंत्री की बात को पास नहीं कर रहे हो, यानी सरकार में विश्वास नहीं है। ठीक है, फिर सेंश्योर मोशन या एडजर्नमेंट मोशन आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई बहुत अहम मुद्दा उठाया था और गवर्नमेंट डिफीट हो गई है, वो मुद्दा पास ही नहीं करवा पाई है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। कट मोशन, आप उनके बजट को नहीं मान रहे हो, बनाए हुए बजट फाइनेंस को नहीं मान रहे हो, मतलब कि इन सब केसेस में ऐसे पता लगता है कि सरकार में विश्वास कम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किन किन केसेस में अपने को पता लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। सेंश्योर और नो कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है? इट्स
इसको रीजन बताना पड़ेगा कि आप किसी मंत्री की निंदा क्यों कर रहे हो। नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको रीजन की जरूरत नहीं है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाए हैं, ठीक है। ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए हो सकता है, या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए हो सकता है। सेंश्योर हो सकता है पूरे मंत्री परिषद की निंदा कर रहे हैं, हो सकता है एक मंत्री की, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरे मंत्री परिषद की बात हो रही है। पूरे मंत्री परिषद हटेगा तो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कुछ पॉलिसी कुछ एक्शंस के लिए उठाया जाता है सेंश्योर मोशन, लेकिन ये जो है जब कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल ही मामला गड़बड़ है, तब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। इट इज पास्ड इन लोकसभा, ठीक है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना पड़ता। अगर सेंश्योर मोशन आ रहा है, उनको डांट पड़ी है, रिजाइन नहीं करना, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा और नई सरकार बनेगी, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पे सरकार जो है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। क्लोजर मोशन क्या होता है, क्लोजर मोशन क्या होता है, डिबेट को शॉर्ट कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है। डायरेक्ट वोटिंग पे डाल दिया, बहुत बहस हो चुकी है, अब इसको डिबेट को शॉर्ट करो। किस किस तरीके का क्लोजर होता है, सिंपल क्लोजर, इसके अंदर क्या होता है, मैटर बहुत डिस्कस कर लिया, बहुत बहस हो ली, महीना हो गया बहस होते, बस अब वोट करवा दो, दिस इज सिंपल क्लोजर। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, इसमें क्या होता है, जो लेंदी रेजोल्यूशन है उसको आपने पार्ट्स में तोड़ दिया, कंपार्टमेंट्स में तोड़ दिया और बस उन पे बातें कर ली, ठीक है। दिस इज कंपार्टमेंट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कैंगरू के अंदर क्या होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोज को ही डिस्कस किया जाता है, बाकी मैटर्स को स्किप कर दिया जाता है, फिर उसको वोटिंग करवा दी जाती है। गिलोटिन के अंदर क्या होता है, इट इज वन, जब आपने बिल को डिस्कस ही नहीं किया और डायरेक्टली आपने वोटिंग के लिए डाल दिया, बिना डिस्कस किए वोटिंग के लिए डाल दिया, उसको कहते हैं गिलोटिन क्लोजर, ठीक है। तो ये 4 क्लोजर होते हैं, क्या होते हैं ये आपने समझा। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, हर जनरल इलेक्शन के बाद, जैसे अभी 2024 में इलेक्शन होगा, नई लोकसभा आएगी, राष्ट्रपति नई लोकसभा का स्वागत करेंगे मोशन ऑफ थैंक्स से, कि आप लोग आए, देश का विधान बनाओगे, ये करोगे, तो ये मोशन ऑफ थैंक्स होता है। अगर ये डिफीट हो जाए, मतलब अगर इनफ वोटिंग इसके अंदर ना मिले, मेजोरिटी ना मिले, तो इसका मतलब सरकार पसंद नहीं आई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, ठीक है। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स होता है जो राष्ट्रपति लेके आते हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि लोकसभा के अंदर सीटें वेकेट कब कब होंगी, रिक्त कब होंगी। पहला है डबल मेंबरशिप के केस में, मान लीजिए कोई एक मेंबर ऐसा है जो दोनों ही हाउसेस के अंदर सेलेक्ट हो गया, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, उसी टाइम पे मेंबर हो ही नहीं सकता, तो उसको एक सीट तो वेकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है कि समझो, पहला पॉइंट, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर एक व्यक्ति दोनों ही हाउसेस में इलेक्ट हो जाता है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन से हाउस का मेंबर रहना चाहता हूं, नहीं तो उसकी राज्यसभा वाली सीट अपने आप वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। 10 दिन में या तो बता दो, नहीं तो आपकी राज्यसभा वाली सीट फिनिश। उसके बाद, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट। यहाँ पे क्या है, एक ही समय में आप लोकसभा के भी मेंबर बन गए, राज्यसभा के, तो 10 दिन के अंदर अंदर चुन लो, नहीं तो ये गई, ठीक है। यहाँ क्या है, आप लोकसभा के मेंबर थे पर आप राज्यसभा के मेंबर भी बन गए बाद में, एक ही समय पे नहीं हुए हो सेलेक्ट, लोकसभा के थे, अब आप राज्यसभा के भी बन गए हो अलग अलग समय पे, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट हाउस वाली सीट है, यानी लोकसभा वाली सीट है, वो खत्म हो जाएगी। यहां उसी समय पे दोनों हाउस में सेलेक्ट हुए हो, यहाँ पे एक में थे, फिर दूसरे के भी इलेक्शन लड़े तो उसमें भी आप सेलेक्ट हो गए, तो क्या होगा कि आपकी जो पहले हाउस की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन के केस में सीट वेकेंट होगी, क्या मतलब, अगर कोई मेंबर अपनी सीट के लिए डिसक्वालीफाई हो जाता है, उसने किसी नियम का उल्लंघन कर दिया है, ठीक है, किसी डिफेक्शन के केस में, दल बदल के केस पे वो अगर डिसक्वालीफाई हो जाता है 10th शेड्यूल के हिसाब से, तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, भाई तूने गलत काम किया है, डिसक्वालीफाई हो गया तो चला जा। रेजिग्नेशन, अगर वो अपनी मर्जी से रिजाइन कर दे, ये जो मेंबर होते हैं एमपीज, ये रिजाइन करते किसको है, लोकसभा में जितने एमपी होंगे वो स्पीकर को रिजाइन करेंगे, और राज्यसभा में जितने मेंबर होंगे वो चेयरमैन को रिजाइन करेंगे, तो रेजिग्नेशन के केस में भी इनकी सीट जो है वो वेकेट हो जाती है। उसके बाद एब्सेंस, अगर ये 60 दिन के लिए लगातार एब्सेंट हैं विदाउट एनी परमिशन, लगातार 60 दिन हो गए, अता पता कुछ नहीं है साहब का, कहाँ है कहाँ नहीं है, ना किसी से बोला ना किसी से परमिशन ली, तो इनकी सीट वेकेंट कर दी जाएगी, ठीक है, कि भैया चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ।
अदर केसेस, और किस केस में पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो रही है, अगर कोर्ट ने कहा कि ये गलत तरीके से जीत के आया है, इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में फ्रॉड पाया, गलत तरीके से आया है, तो हटा देंगे। अगर उसको हाउस से ही निकाल दिया कि निकल तू यहाँ से, ठीक है, एक्सपेल कर दिया उसको हाउस से, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। या फिर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, सेम वाइस प्रेसिडेंट भी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही किसी पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी जो मेंबरशिप है हाउस की वो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाती है। ठीक है, इफ ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट, वो किसी राज्य के राज्यपाल बन जाते हैं, वो किसी स्टेट के गवर्नर बन जाते हैं, तो भी उनकी जो हाउस की मेंबरशिप है वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो कब कब वेकेंट हुआ, एक बार फिर से रिकॉल कर दूं मैं। डबल मेंबरशिप किस किस केस में, या तो 10 दिन में बता दो, ठीक है, नहीं तो राज्यसभा वाली सीट गई, और आप एक हाउस के मेंबर हो दूसरे के भी बन गए तो पहले वाले की मेंबरशिप गई। डिस्क्वालिफिकेशन, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 10th शेड्यूल के हिसाब से, रिजाइन कर दिया है आपने खुद ने अपनी मर्जी से, 60 दिन तक बिना बताए के गायब हो तुम। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग, अगर आपका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया, आपको हाउस से निकाल दिया, आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बन जाते हो, तो आपके लिए जो एमपी की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अब हमने कुछ लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां लोकसभा राज्यसभा से ऊपर है। तो क्या कोई ऐसे केस भी है क्या जहां राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा है? बिल्कुल है। क्या? सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, शेड्यूल 7 है अपने यहाँ पे, टोटल 12 शेड्यूल है, अनुसूची 12 है। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट बनी हुई है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी बातें लिखी हुई है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, जितनी भी, इन सभी चीजों से रिलेटेड मुद्दे केवल यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, केवल संसद ही इनके ऊपर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, तो उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। और कंकरेंट के अंदर जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो इससे रिलेटेड कोई बात हो तो यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए एक दूसरे से, तो यूनियन वाली बात प्रिवेल करेगी, स्टेट की बात नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब राज्यसभा के पास क्या पावर है? राज्यसभा को अगर ऐसा लगता है कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पे यूनियन गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, तो वो बना देंगे। स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे अगर यूनियन गवर्नमेंट को कानून बनाने की नीड फील होती है तो वो बनाया जाएगा। समझ रहे हो? वो मतलब राज्यसभा ये काम कर सकता है कि स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे यूनियन को कहे कि तुम कानून बनाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो, आर्टिकल 312 के अंदर, आर्टिकल 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विस का जिक्र है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनके अलावा अगर कोई और ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो तो वो भी राज्यसभा के हाथ में ही पावर होती है, ओनली राज्यसभा, लोकसभा कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ केसेस में लोकसभा ऊपर राज्यसभा नीचे, कुछ केसेस में राज्यसभा भी ऊपर है लोकसभा से, लोकसभा नीचे, और कुछ में दोनों इक्वल हैं, कुछ में अनइक्वल हैं। ये सब बातें हमने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी। पार्लियामेंट्री कमेटी वो हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे, कौन कौन सी कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, वो सब हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी बिल? इनमें से क्या मनी बिल के लिए सही नहीं है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट कैन इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय मिनिस्टर, ये केवल मंत्री द्वारा ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही होगा ये। राज्यसभा कैन डिटेन मनी बिल मैक्सिमम फॉर 21 डेज, राज्यसभा मनी बिल को मैक्सिमम 21 दिन के लिए डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है यूट्यूब पे कर ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम धीरे 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 स्टेट की तरफ चलेंगे, जैसे गवर्नर करेंगे। और मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैम नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग की बारी आएगी, रुको जरा। ठीक है, आएगी बारी नीति आयोग की भी, तो नीति की भी बारी आएगी। गवर्नर करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ चले जाएंगे, फिर हम जुडिशरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम करेंगे डिस्कस। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस मस्ट है।
ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। कोई दिक्कत आए तो आप हमारी टीम तक पहुंचना, टीम हमें जरूर बता देती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका आंसर आप कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।